तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त रंजन हम दोनों शिमला के एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पर लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में एक सड़क थी। वो सड़क दिखने में थोड़ी सुनसान सी थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक तो हमें शिमला की किसी भी चीज के बारे में इतना ज्यादा मालूम नहीं था, ऊपर से यहाँ पर अटपटी चीजें पाई जाती थी जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तभी मेरे दोस्त रंजन ने आवाज देते हुए कहा, अरे भाई वो देख, वो कैसा कमरा है, उसके अंदर तो नीले रंग की लाइट चमक रही है। जैसे हमने उस कमरे की तरफ देखा तो हम दोनों हैरान हो गए। वो कमरा अजीब सी लाइट से चमक रहा था, जैसे वो कोई नॉर्मल कमरा ना हो। उस टाइम पर पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। हल्की हल्की रोशनी अभी भी चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन अंधेरा होने में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इसलिए मैंने अपने दोस्त को उस चीज को नजरअंदाज करने के लिए कहा और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन रंजन की तरह मेरा भी ध्यान बार बार उसी कमरे की तरफ चला जाता। वो कमरा दिखने में सच में काफी ज्यादा अजीब था। फिर मैं और मेरा दोस्त रंजन हम वहां से निकले और थोड़ी सी दूर आगे मौजूद एक ढाबे पर पहुंच गए। वहां पर बहुत ही जबरदस्त चाय मिलती थी, जिसके बारे में हमने कुछ लोगों से सुना था, और उस चाय को पीने के लिए हम दोनों दोस्त यहाँ तक पहुंचे थे। जैसे ही हम दोनों उस ढाबे वाले के पास गए तो हमने देखा कि उस शख्स ने ढाबे को बंद करने की तैयारी कर ली थी। मगर अच्छी बात तो ये थी कि हम समय रहते उसके पास पहुंच गए। उसके पास पहुंचते हमने उस आदमी से कहा, अरे दादाजी, हमें भी जरा एक चाय पिला दीजिए। मेरी बात सुनकर वो एकदम से रुक गया और हम दोनों को देखने लगा। फिर अपने हल्की सी आवाज में कहा, लगता है तुम दोनों यहाँ पर नए हो। इस पर हम दोनों ने हामी भरी और उसके बाद उस बुजुर्ग की तरह दिखने वाले आदमी ने कहा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों यहाँ से वापस अपने निवास स्थान तक पहुंच जाओ। ये जगह तुम दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और मुझे भी निकलने दो। फिर इतना कहने के बाद उस आदमी ने अपनी दुकान को बंद कर दिया, लेकिन हमें अभी के अभी चाय पीनी थी। जाते जाते उसने बताया कि यहाँ से ठीक आधा किलोमीटर आगे एक छोटा सा होटल है और उस होटल के पास जाकर तुम दोनों आराम से चाय पी सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम इसी रास्ते से वापस लौटो तो तभी लौटना जब तुम्हें अपनी जान की परवाह ना हो। वो आदमी वहां से निकल गया और उसके बाद मेरे दोस्त रंजन ने कहा, अरे चल भाई, वैसे भी वो थोड़ा वृद्ध टाइप का आदमी था, तो ऐसे में इस तरह की बातें करना आम है। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त रंजन हम दोनों उस तरफ चल पड़े जिस तरफ उस आदमी ने हमें चाय का ठिकाना बताया था। थोड़ी देर तक चलने के बाद हम दोनों ठीक एक होटल के सामने पहुंच गए। उस वक्त ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हम दोनों के हाथ पैर बुरी तरह से कपकपाने लगे और इस समय हम दोनों ही चाय पीने के पूरे मूड में थे। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त रंजन उस होटल की एक डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए और दोनों ने चाय ऑर्डर कर दी थी। थोड़ी देर के बाद वहां का वेटर जल्दी से चाय लेकर हमारे पास पहुंचा। वो वेटर हम दोनों को काफी देर से ही घूर घूर कर देख रहा था, इसलिए मैंने सीधा उसके सामने सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप बार बार हमें घूरते हुए क्यों देख रहे हो? मेरी बात सुनकर उसने कहा, अरे कुछ नहीं भाई साहब, बस ऐसे ही। अभी वो जाने ही वाला था कि तभी मैंने उस आदमी से कहा, अरे भैया, जो बात है वो साफ साफ बताओ ना, तुम हमें घूर कर क्यों देख रहे थे? इस बार मेरी बात सुनते उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, भाई साहब, आप उस रास्ते से आए हैं क्या? इस पर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। तभी उस आदमी ने कहा, शायद आपको पता नहीं है, वो रास्ता अनजान मुसाफिरों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हो सके तो आप उस रास्ते से ना जाकर लंबे रास्ते को पकड़ लीजिए। अब की बार मेरा दोस्त रंजन बीच में ही बोल पड़ा, अरे भाई साहब, तुम लोगों को वहां पर कोई भूत दिखाई देता है क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें बोल रहे हो? मैं उस आदमी से पूरी बात जानने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी रंजन ने उस वेटर को डांट कर वहां से भगा दिया। मुझे रंजन का व्यवहार थोड़ा ठीक तो नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। मैं और मेरा दोस्त रंजन आपस में हम दोनों मेरी जॉब के बारे में बात करने में लगे थे और इसी बीच हमें पता ही नहीं चला कि कब वक्त बीत गया और अंधेरा पूरी तरह से आसमान में हावी हो गया था। जिस रोड से हम लोग यहाँ पर आए थे वहां पर पूरी तरह से अंधेरा पसर गया। इसी बीच मेरे दोस्त रंजन ने कहा, भाई अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वैसे भी काफी रात हो चुकी है और हम दोनों को घर से लाया हुआ खाना भी खाना है। उसकी बात सुनकर मैंने भी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों वहां से निकल पड़े। एक चीज यहाँ पर देखने के लायक थी,
वो ये थी कि इस सड़क से ज्यादा गाड़ियां नहीं गुजर रही थी। फिर इसके बावजूद भी मैं और मेरा दोस्त रंजन यहाँ की गतिविधियों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहे। थोड़ी दूर का रास्ता तय करने के बाद हमने देखा कि हमने जिस ढाबे को थोड़ी देर पहले बंद देखा था अब वो वापस से खुल चुका था। वहां पर एक रोशनी चमक रही थी। शायद उस आदमी ने अपने ढाबे को वापस से खोल लिया था। मैं और रंजन ठीक उसी ढाबे के सामने पहुंचे और उसके बाद वहीं पर इधर उधर देखने लगे, लेकिन हम दोनों को वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ढाबा तो खुला हुआ था और अंदर थोड़ा सामान भी था, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी अब वहां पर नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच मेरे दोस्त रंजन ने कहा, अरे भाई चल छोड़, निकलते हैं यार यहाँ से। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। इतनी ठंडी होने के बाद भी उसके चेहरे पर पसीना देखकर मैं तो थोड़ा हैरान हो गया। अब उसके हाथ भी कांप रहे थे। तभी मैंने रंजन से कहा, अरे भाई क्या हुआ तुझे, तू इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? हद तो तब हो गई जब रंजन के मुंह से आवाज भी बाहर नहीं निकली। तभी उसने मुझे पीछे घूमने का इशारा किया। फिर मैं जैसे पीछे पलटा तो मानो मेरे शरीर में बिजली का जोरदार झटका सा लगा हो। दरअसल मैंने देखा कि मेरा दोस्त रंजन तो मेरे बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। अपने दोस्त को अपने पीछे खड़ा देखकर मेरी बोलती ही बंद हो गई और सामने खड़ा रंजन मुझे काफी नॉर्मल लग रहा था और मुस्कुराता जा रहा था। फिर रंजन ने कहा, अरे भाई क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? फिर उसके बाद मैं जैसे पीछे घूमा तो पीछे का नजारा साफ था। अब मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये घटना मेरे दिल को दहला देने के लिए काफी थी। तभी मेरे गले में रंजन ने अपना हाथ डाला और मुझे बड़े ही प्यार के साथ की तरफ लेकर जाने लगा। ये सब हरकतें मेरे दोस्त की ही थी, लेकिन अभी अभी हुई इस घटना से मैं उभरा नहीं था। वो सिलसिला अभी भी मेरे दिमाग में कायम था। फिर इसी बीच मेरी नजर रंजन के हाथ पर गई तो मैंने देखा कि उसके हाथ पर एक टैटू था और जहां तक मुझे याद है रंजन के हाथ पर ऐसा कोई भी टैटू नहीं था जो बिल्कुल किसी राक्षस की तरह दिखता हो। अब मैं ऐसी स्थिति में था कि अगर मैं उससे अपना पीछा भी छुड़वाना चाहता तो वो मुझे वहीं पर मार डालता। इसलिए मैं दहशत में होने के बावजूद भी उसके साथ साथ ही चलता रहा। उसके बाजू की ताकत मानो लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी उसने कहा, अरे भाई चलना, उस कमरे की तरफ चलते हैं। जैसे उसने उस कमरे की तरफ इशारा किया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ये वही कमरा था जो हमने आधे समय भी देखा था। इस पर मैंने कहा, अरे नहीं नहीं भाई, मुझे बहुत ही तगड़ी भूख लगी है, मुझे जल्दी से घर जाना है। मैंने तो बड़े ही प्यार से रंजन के उस बेहरूपिये को समझाया था, लेकिन उसने मेरे ऊपर बरसते हुए कहा, मैंने कहा ना हम दोनों उस तरफ चलेंगे। उसके इस नेचर से एक बात तो साफ हो गई थी कि वो रंजन तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि वो एक भूत ही है। और अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो मुझे पकड़कर उस कमरे की तरफ लेकर क्यों जा रहा था, जो दिखने में बहुत ही भयानक था। अब हम उस कमरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच गए थे। जैसे जैसे हम उस कमरे के करीब जा रहे थे तो वैसे वैसे मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। उस कमरे के बेहद ही करीब जाने के बाद अचानक ही रंजन के रूप में मौजूद उस बहरूपिया ने एकदम से मेरे गले में से हाथ हटाया और उसके बाद वो अचानक ही कहीं पर गायब हो गया। फिर जब मैंने पीछे घूम कर देखा तो वो मुझे कहीं भी नजर ही नहीं आया। सच में ये दृश्य सदमा लगा देने वाला था। इसी बीच मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर से मुझे किसी की आवाजें आ रही थी। ठीक से सुनने पर पता चला कि ये तो मेरे दोस्त रंजन की ही आवाज थी, जो ठीक उसी कमरे के अंदर से आ रही थी, जिसे हमने आते वक्त भी देखा था। मैं जल्दी से उस कमरे के पास गया और उसे खटखटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका दरवाजा अंदर से लॉक किया गया था। उस कमरे के अंदर नीले और लाल रंग की लाइट चमक रही थी। कभी लाल रंग की लाइट चमकती तो कभी नीले रंग की। इसी बीच में उस कमरे की जाली के पास गया और अंदर का दृश्य देखने लगा, पर फिर भी मुझे कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर इतने में ही मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई। यह आवाज सुनते ही मैं जल्दी से भागा और अपने दोस्त रंजन को देखने के लिए उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। लेकिन जैसा मैंने सोचा था हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। मुझे उस कमरे के अंदर अपना दोस्त रंजन तो नजर आ रहा था, लेकिन वो कमरा जितना छोटा बाहर से दिखाई देता था वो अंदर से उतना ही बड़ा था। उसके नीचे अंडरग्राउंड में एक और बड़ा सा कमरा बना हुआ था। मेरा दोस्त उसी अंडरग्राउंड की तरफ देखकर घबराया हुआ था और एक कोने में चिपक कर बैठा हुआ था। जैसे उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो वो एकदम से उठा और भागते मेरे करीब आया और फिर उसने कहा, भाई भाई हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा।
उसने ठीक उसी अंडरग्राउंड की तरफ इशारा किया जिस तरफ देखकर उसका चेहरा लाल हो रहा था। मैंने भी अपनी गर्दन हिलाई और अपने दोस्त रंजन का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगा। इससे पहले कि मैं उस कमरे से बाहर आ पाता कि उस कमरे का दरवाजा एकदम से बंद हो गया और मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तभी मेरे दोस्त रंजन ने कहा, भाई हम दरवाजे को तो नहीं तोड़ सकते, ये बहुत मजबूत है। तभी मैंने रंजन से कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन तू यहाँ पहुंचा तो पहुंचा कैसे? इस पर रंजन ने कहा, भाई ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है, यहाँ से निकलने का है, वरना वो बला हम दोनों को यहीं पर मार देगी। रंजन की बातों से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी बातें कर रहा है, लेकिन एक चीज तो मैं काफी अच्छे से समझ गया था कि इस कमरे के अंदर मेरा इस तरह आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मुझे लाया गया है। यही सब सोचते सोचते मैं इधर उधर देख रहा था। तभी उस कमरे के अंडरग्राउंड की तरफ से मुझे कोई आता हुआ दिखाई देने लगा। हल्का अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा मुझे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर वो जैसे ही ऊपर की तरफ आया तो उसके चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि ये वही चाय के ढाबे वाला आदमी था जिसने हमें जल्दी से यहाँ से निकलने को बोला था। उसे अपने सामने देखकर मैं तो हैरत में पड़ गया और साथ ही अब मुझे उससे डर भी लग रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, मैंने कहा था ना, घनी रात होने से पहले यहाँ से निकल जाना, वरना तुम दोनों को अपनी जान देकर इसका अंजाम भुगतना होगा। इतना कहने के बाद वो आदमी एकदम से हंसने लगा और इसी बीच मेरी नजर उस आदमी के गले में मौजूद एक लॉकेट पर पड़ी। थोड़ी देर पहले रंजन के बहरूपिये ने मुझे जब यहाँ पर छोड़ा था तो उसके हाथ के ऊपर भी ठीक वैसा ही निशान था जैसा कि उस आदमी ने अपने गले में उस लॉकेट को पहन रखा था। तभी मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, ये आपके गले में लॉकेट कैसा? मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो मेरे करीब आ गया और उसके बाद उसने मेरे कान में कहा, ये वो चीज है जो तुम दोनों को कुछ ही देर में खत्म कर देगी। दोस्तों उसकी बात सुनकर मेरी तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी मेरा दोस्त रंजन एकदम से उठा और उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों की तमाम कोशिशें उस दरवाजे को खोलने में नाकाम थी। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जब मुसीबत के समय सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान एक ऐसा दरवाजा खोल देता है जो हमारी जिंदगी बचा सके। ना जाने कहां से अचानक उस कमरे के बाहर एक बाइक आकर रुकी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी रात को इस भूतिया कमरे के पास कोई बाइक भी आ सकती है। और फिर जैसे हमने किसी बाइक के जाने की आवाज सुनी तो वो ढाबे का आदमी हम दोनों की तरफ देखने लगा। अब उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक हो गया था। अब उसने हम दोनों को अपना असली रूप दिखाया था। उसके बड़े बड़े नाखून और किसी हैवान की तरह दिखने वाली लंबी जीभ उसके भयानक रूप को दर्शा रही थी। फिर उसके बाद उसने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और तुरंत ही मेरा गला पकड़ा और मुझे तुरंत ही हवा में उठा दिया। मेरे दोस्त रंजन का भी यही हाल था, लेकिन तभी उस दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और वो दरवाजा एकदम से टूट गया। अब तक मेरी सांसें भी ऊपर चढ़ चुकी थी और अब मेरा दिमाग भी सुन्न पड़ चुका था। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं और मेरा दोस्त रंजन हॉस्पिटल में थे और हमारी गर्दन के ऊपर पट्टियां बांधी गई थी। हमारे बगल में एक आदमी बैठा हुआ था। ठीक से देखने पर पता चला कि ये तो होटल का वही वेटर था जो हमें घूरते हुए देख रहा था। फिर उस वेटर ने बताया कि उसने हम दोनों को उस कमरे में जाते हुए देख लिया था। दरअसल हमने आते वक्त उस वेटर को चाय के पैसे नहीं दिए थे, जिसकी वजह से आज हमारी जान बच गई थी। दोस्तों मैंने उस वेटर का बहुत ही शुक्रिया अदा किया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर उस भयानक से दिखने वाले आदमी ने उस वेटर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। खैर अच्छी बात तो ये रही कि उस दिन हम दोनों की जान बच गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।